Welcome to all students. As we are studying about the genetics, and in genetic we started the principle of inheritance and variation. In a principle of inheritance and a variation, we have studied a lot of topics like your monohybrid, dihybrid. Then we started the deviation in the Mendelism law, and in the deviation in Mendel deviation, we studied about the incomplete dominance, codominance. Then we started the pleiotropy. Right now we are on the pleiotropy. Okay, listen. I know the most of you are like studying the lecture continuously. Okay, they are not waiting for examination, but few of the student they generally wait for exam. कि जब exam आएंगे at that time like you will study the whole genetics. If you try this, I'm damn sure कि you will I'm damn sure that you will wrong the question. The question will be completely wrong if you try to do such practice in even like इन जेनेटिक्स. अगर आप अदर में भी करेंगे तो शायद कुछ गलत तो सब में ही होगा, लेकिन अदर में क्या है कि फिर भी कुछ चांसेस हो जाते हैं, बट जेनेटिक्स में अगर ऐसा ट्राई किया सो श्योर डैम श्योर आपका क्वेश्चन गलत होगा. So please don't perform such kind of practice. Don't wait for examination. Right now you have a sufficient time. Study along with me. मेरे साथ पढ़िए ना आप. किसका वेट कर रहे हो एग्जाम का? Study along with me. Okay. नहीं समझ में आता then I'm fully available for you. I'm fully available. कितने बच्चे में इसमें कई बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं जो अपने जिनको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है कई बार. ओके, या कई बार कुछ समझ में नहीं आता, टर्मिनोलॉजी प्रॉब्लम आती है, कुछ स्ली मिस्टेक्स हो जाती है पढ़ते वक्त. तो जब भी कोई भी माइंड में जो कंफ्यूजन होता है दे ऑलवेज टू कॉल, दे आर यूज्ड टू कॉल मी. ओके, कॉल करते हैं एंड माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू गिव देम द आंसर. Okay, so in lecture 12, the lecture 10 where like we studied about the pleiotropy. Again we will continue the pleiotropy, this topic pleiotropy. Like in lecture 12, lecture 11 we continue this pleiotropy. Pleiotropy मैंने आपको बताया था. Pleiotropy basically it means when any gene behave like as a many trait. फॉर एन एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर जीन कुछ 2-3 फैक्टर्स को कंट्रोल करती है, सो इट इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपी एंड इट इज द अगेन डेविएशन इन द मेंडल लॉ. ओके, वी हैव लाइक जो मैं आपको जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था बस उसी का एक प्रीकैप है. We have so far seen the effect of gene on a single phenotype of trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit the multi-phenotypic expression. मतलब a single gene can exhibit a multiple phenotypic expression कि एक single gene एक से ज़्यादा phenotypic expression देती है. ठीक है, सो इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं. और ऐसी जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि सारी जीन ही ऐसा बिहेव करती हैं. ओनली द फ्यू जीन those behave like those exhibit the multiple phenotypic trait, they are called pleiotropic genes. उसके एग्जांपल्स के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि स्टार सिंथेसिस इन द पी सीड जिसमें कैपिटल बी जीन था, और फिनाइल कीटोयूरिया. हमने स्टार सिंथेसिस में देखा था कि लाइक एक पर्टिकुलर बी जीन आपके सीड के शेप, ओके, और सीड का शेप और सीड के साइज को कंट्रोल करती है. सीड का साइज बेसिकली स्टार सिंथेसिस से कंट्रोल होता है, तो मतलब सीड के शेप और स्टार सिंथेसिस पे कंट्रोल करती है एक सिंगल जीन. ठीक है, एक सिंगल जीन 2 फैक्टर पे कंट्रोल करती है. आज हम फिनाइल कीटोयूरिया के बारे में देखेंगे. जैसे कि ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब लाइक आपको अगर बिग राउंड और स्मॉल रिंकल के बीच में क्रॉस करते हैं तो इनिशियली यू गेट क्रॉस करते हैं तो इनिशियली यू गेट ए बिग राउंड, बट व्हेन यू डू द सेल्फी बिटवीन द F1 जनरेशंस के जो भी आपके गैमेट्स होते हैं, जो F1 जनरेशन की जो ट्रेट होती है उसके बीच में जब सेल्फिंग करते हैं, सो यू गेट लाइक दिस बिग राउंड, स्मॉल रिंकल एंड सम इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर. देखिए इंटरमीडिएट है तो लाइक ये इंटरमीडिएट कॉम्पिटेंसी इंटरमीडिएट डोमिनेंसी को शो कर रहा है, जिसमें साइज आपका साइज जो होगा ना छोटा होगा ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, इट इज इन बिटवीन ऑफ दैट, और जो शेप होगा वो आपका राउंड ही रहेगा. सो लाइक वी गेट अ 3 वैरायटी. One variety is a pure big and the round shape sheet. In a second variety, जैसे कि जो small था as a parent, मैं pure इसलिए बोल रहा हूँ because parental है. parental जैसा आपका small था और wrinkle seed थे. लेकिन एक अलग तीसरी वैरायटी थी, इट वाज अ इंटरमीडिएट इन बिटवीन ऑफ टू, जिसमें शेप तो आपका जो शेप था वो तो राउंड था, लेकिन साइज में फर्क आ गया. साइज इट वाज अ इंटरमीडिएट. ओके, चलिए अब हम स्टडी करते हैं प्लियोट्रॉपी. लाइक इसमें फिनाइल कीटोयूरिया का हम एग्जांपल लेते हैं. देखिए ये एक तरह की डिजीज है. फिनाइल कीटोयूरिया एक तरह की डिजीज है जो ह्यूमन में होती है.
अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, काफ़ी कुछ आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि प्लियोट्रॉपी एग्जैक्टली होती कैसे है। वैसे तो बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन कैन सिंथेसाइज स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन। और वैसे भी बेसिकली क्या है कि जो आपने देखा ना, ऐसे प्रीवियस एग्जांपल स्टार सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटल बी जीन और फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये दोनों एग्जांपल, इवन बोथ ऑफ द एग्जांपल दे आर बेसिकली एंजाइम मेडिटेड प्रोसेस। मतलब ये दोनों, फिनाइलकीटोन्यूरिया का होना इट इज लाइक ए डिजीज, और स्टार्च का सिंथेसिस होना और राउंड शेप सीड का बनना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स। सो मतलब एक्चुअली फर्क क्या पड़ता है, एंजाइम में फर्क आता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि सिंगल जीन तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही बनाएगी, एक सिंगल जीन बनाएगी तो एक सिंगल प्रोटीन ही। जीन कभी दो टाइप की प्रोटीन नहीं बना सकती, याद रखना। एक सिंगल जीन तो हमेशा एक ही टाइप की प्रोटीन बनाएगी, बट और उस एक टाइप की प्रोटीन से एक ही टाइप का एंजाइम बनेगा, बट उस एंजाइम का मेटाबॉलिक पाथवे डिफरेंट, मतलब एक ही एंजाइम दो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में लाइक यूटिलाइज होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट जीन, जो जीन लाइक जो एंजाइम उस पर्टिकुलर जीन से एसोसिएटेड है, वो जीन कहलाता है आपका प्लियोट्रॉपिक जीन। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन एक बार आया है, द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्लियोट्रॉपी, क्यों होती है प्लियोट्रॉपी। ध्यान रखना, जीन से कभी दो प्रोटीन नहीं बनती है, जीन तो एक सिंगल प्रोटीन बनाती है। वो सिंगल प्रोटीन एक सिंगल एंजाइम बनाता है, बट वो एंजाइम का बिहेवियर दो मेटाबॉलिक पाथवे में चला जाता है। दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर जीन दो, हम ऐसा कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन दो ट्रेट को कंट्रोल करती है, दो मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करती है। चलिए हम पहले थोड़ा सा फिनाइलकीटोन्यूरिया देखते हैं एक बार। ओके, देखिए, the underlying mechanism of pleiotropy is in the most cases is the effect of a gene on a metabolic pathway which contribute toward the different phenotype। जैसे लाइक एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाती है। देखिए फिक्स है, कभी भी ऐसा एक्सेप्शन ही नहीं है कि कोई एक जीन दो टाइप के प्रोटीन बना दे। एक जीन तो एक प्रोटीन, मतलब ये दैट इज अ फिक्स, कह सकते हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक जीन एक प्रोटीन बनाएगी या दो प्रोटीन बनाएगी, सॉरी, एक प्रोटीन से अब एक ही एंजाइम बनेगा, ठीक है, लेकिन उस एंजाइम का मेटाबॉलिक पाथवे डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई ये एक जीन दो इनडायरेक्टली, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो जीन है आपका, ये इनडायरेक्टली दो आपके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रही है। कैसे? प्रोटीन तो उसने एक ही बनाया, उस प्रोटीन से बना भी एंजाइम एक, लेकिन वो एक सिंगल एंजाइम दो मेटाबॉलिक पाथवे पे चला गया। तो जैसे हमने देखा था कैपिटल बी जीन, अगर आप यहाँ पे कैपिटल बी जीन रख देंगे, उससे बनने वाली प्रोटीन भी एक है, उससे बनने वाला एंजाइम भी एक है, लेकिन सीड का सीड का शेप एंड साइज दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, दो डिफरेंट फिनोटाइप हैं जो एक सिंगल बी जीन कंट्रोल कर रही है। तो ये क्वेश्चन एक बार मेडिकल एंट्रेंस में आ चुका है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, कि लाइक फिनोटाइपिक जो एक्सप्रेशन होता है, या सॉरी जो प्लियोट्रॉपी का जो एक्सप्रेशन होता है, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, उसके पीछे बेसिक रीजन है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल एंजाइम इन टू मेटाबॉलिक पाथवे, the involvement of a single enzyme in two different metabolic pathway, and only a single enzyme can be coded by a single gene। ऐसा नहीं है कि एक जीन से दो एंजाइम दो प्रोटीन बनेंगे, नॉट पॉसिबल एनी टाइम। चलिए, अब उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि आप प्रोडक्ट आप देखें, अगर एक प्रोडक्ट आपका बनाता स्टार्च का साइज, एक स्टार्च का एक सीड का साइज, एक सीड का शेप, तो दो प्रोडक्ट बन गए एक पर्टिकुलर जीन से। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन दो प्रोडक्ट बना सकती है। an example of this disease is a phenylketonuria, okay, which occur in human, ये human में होता है। okay, this disease is caused by the mutation in a gene that code for an enzyme phenylalanine hydroxylase, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसको PAH कहा जाता है, मतलब जनरली कैपिटल PAH लिखा जाता है। देखिए क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि इस फिनाइलकीटोन्यूरिया कैसे होता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसकी जो जीन में म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने की वजह से ये डिजीज होती है। इसे सिंगल जीन म्यूटेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर मतलब जैसे कि क्रोमोसोम है, तो उस क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जीन के ऊपर ये म्यूटेशन होता है, तो दैट्स व्हाई उसको सिंगल जीन म्यूटेशन कहा जाता है। क्योंकि एक क्रोमोसोम अगर देखेंगे तो क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान के चलिए कि ये दो एक मिनट, ये मान के चलो ये पूरा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर पहली जीन ये ब्लैक कलर की दिख रही है फॉर एन एग्जांपल, दूसरी कलर जीन आपको दिख रही है ब्लू कलर की, तो मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन हो सकती है, ठीक है। सो
अब मान के चलो दो जीन है उसके ऊपर, एक जीन आपको ये है और एक जीन आपकी ये है। सो कई बार क्या होता है कि म्यूटेशन फॉर एग्जांपल इसी जीन में हुआ, इस जीन में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, तो एक जीन में म्यूटेशन हुआ, एक क्रोमोसोम की केवल एक ही जीन में म्यूटेशन हुआ, तो इसे बोलते हैं आपका सिंगल जीन म्यूटेशन। अब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के म्यूटेशन से फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज कैसे होती वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके अब क्या होता है कि देखिए अब होता है क्या है कि उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है। देखिए फिनाइलकीटोयूरिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिटेड फ्रॉम ए पर्सन टू पर्सन, मतलब फ्रॉम ए पर्सन पेरेंट, मतलब कहने का मतलब है ये इनहेरिटेड डिजीज होती है। इफ इट हैपन इनटू द पेरेंट्स देन पेरेंट्स के थ्रू उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द जेनेटिक डिसऑर्डर। It is due to the mutation in the PAH gene. I am talking about this gene, okay, and which result in the low level of enzyme of phenylalanine hydroxylase, जिसकी वजह से क्या होता है पर्टिकुलर जीन, वो पर्टिकुलर जीन जो जीन एंजाइम बनाने में रिस्पॉन्सिबल थी, मान के चलो ये जो जीन थी, मान के चलो ये वो जीन है जो PAH एंजाइम बनाती है, उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया फॉर एन एग्जांपल, अब वो जीन ऐसी हो गई, ठीक है। अब वो एंजाइम मतलब उसने क्या हुआ, जीन में म्यूटेशन हो गया। अब जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो जीन का अब जो ट्रेट था, जो मतलब बिहेवियर था, वो चेंज हो गया। अब जो जीन पहले ये एंजाइम के लिए प्रोटीन बना रही थी, अब वो कुछ और प्रोटीन बनाएगी म्यूटेशन की वजह से, तो ये एंजाइम बन नहीं पाएगा, इस एंजाइम का लेवल लो हो जाएगा। तो इस एंजाइम के लेवल के लो होने से क्या होता है, तो इस एंजाइम के ये एंजाइम बेसिकली करता है क्या है, चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक मिनट, ये एंजाइम बेसिकली करता क्या है, ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन के लेवल को कंट्रोल करता है, फिनाइल एलेनिन के लेवल को कंट्रोल करता है। ये बेसिकली एक अमीनो एसिड है जिसके लेवल को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर बॉडी में फिनाइल एलेनिन ज़्यादा हो गया तो उससे बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे कि स्किन चेंजेस हो जाते हैं, लाइक स्किन का कलर वाइटिश होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटल टार्डनेस भी आती है। तो ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनिन के जो ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनिन जो फिनाइल एलेनिन है उसको लाइक स्टोर नहीं होने देता। ब्रेन में कई बार क्या होता है, ब्रेन में फिनाइल एलेनिन का जब स्टोरेज ना हो, इसके लिए एंजाइम उसको स्टोर नहीं होने देता, उसको किसी दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन का स्टोर होने लगेगा, और स्टोर होने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे एक्सप्रेशन या बहुत सारे कहने का मतलब है कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नजर आएंगे। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है, ये क्या करता है, ये एंजाइम, ये जो एक फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड्स को टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, और ये मेलेनिन के पिगमेंट को सिंथेसिस करने के लिए प्रीकर्सर है। जैसे हमारे जो बॉडी का जो कलर होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। सो एग्जैक्टली व्हाट हैपन, इफ द एंजाइम दे कन्वर्ट द फिनाइल एलेनिन इनटू द टायरोसिन अमीनो एसिड, एंड टायरोसिन इज अ प्रीकर्सर ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट, ठीक है। अगर ऐसा हो, मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर गलती से क्या हुआ, इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन मतलब कहने का मतलब सिंगल जीन म्यूटेशन हो गया। पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा, ये काम करना बंद कर देगा, या मतलब बनेगा ही नहीं। और जब उसकी वजह से क्या होगा कि टायरोसिन अमीनो एसिड नहीं बनेगा, और टायरोसिन अमीनो एसिड बनने की टायरोसिन अमीनो एसिड नहीं बना, और फिनाइल एलेनिन एसिड अमीनो एसिड्स का अमाउंट इंक्रीज होने लग जाएगा। यही प्रोसेस हुआ। तो मतलब कहने का मतलब है इसमें इसमें कहने का मतलब है ये म्यूटेशन की वजह से एक जीन ने अपना एक्सप्रेशन चेंज कर दिया। ओके, ये एग्जांपल को शो किया है फिनाइल कीटोयूरिया। अब जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड जो इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको हम फिनाइल कीटोयूरिया कहते हैं, ठीक है। देखिए अब होता क्या है कि अगर मान के चलो कि फिनाइल जो एलेनिन अमीनो एसिड्स है उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन सामने आते हैं, और इससे होने वाली इसके स्टोर होने की वजह से जो डिजीज होती है उसको फिनाइल कीटोयूरिया कहते हैं। और फिनाइल कीटोयूरिया में क्या होता है, बेसिकली जो एक्सप्रेशन जो बेसिकली आपके द मैनिफेस्ट सेल्फ थ्रू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंटल रिटार्डनेस, रिडक्शन इन द हेयर, स्किन पिगमेंटेशन, जो बेसिकली जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में जो आपके चेंजेस आए, लाइक मेंटल रिटार्डनेस, बिकॉज मेंटल रिटार्डनेस इसलिए होता है बिकॉज ये फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड होता है ये ब्रेन में स्टोर होता है, ठीक है। ये ब्रेन में स्टोर हो जाता है और उसके से मेंटल रिटार्डनेस हो सकता है, रिडक्शन इन हेयर मतलब हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अब टायरोसिन अमीनो एसिड ही नहीं बन रहा है, तो टायरोसिन इज अ प्रीकर्सर ऑफ मेलेनिन पिगमेंट, मतलब टायरोसिन से मेलेनिन पिगमेंट बनता है, तो मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनेगा तो स्किन का डिपिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा, मतलब स्किन वाइटिश होना शुरू हो जाती है।
ओके एक्चुअली इसका एक पिक्चर है, पिक्चर उसका दिखाना रह गया आपको। पिक्चर में अगर आपने देखा होगा कि काफी लोग होते हैं बिल्कुल व्हाइटिश हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेनर्स हु बिलोंग फ्रॉम द कॉल्ड कंट्रीज। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इंडियंस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल उनका कई बार होता है कि कई बार होता है पूरे व्हाइटिश हो जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूरजमुखी। देखा है आपने? सूरजमुखी कहते हैं, काफ़ी लोग हम कहते हैं ना सूरजमुखी है ये। वो सूरजमुखी नहीं होता, वो डिज़ीज़ होती है। उसी डिज़ीज़ को फिनाइल-कीटोयूरिया कहते हैं। एक्चुअली हम नॉर्मली कहते हैं सूरजमुखी है, क्योंकि वो सनलाइट की कहते हैं कि सनलाइट की प्रेज़ेंस में उसका पूरा व्हाइटिश हो गया, वो सूरजमुखी नहीं होता। देखा है आपने? बिल्कुल व्हाइटिश हो जाते हैं लोग, जिसको हम नॉर्मली सूरजमुखी कहते हैं, जिसका पूरा हेयर भी व्हाइटिश हो जाता है और इसके अलावा उसका पूरा फेस व्हाइटिश हो जाता है, उसकी आइज़ भी व्हाइटिश होती है। हम उसको नॉर्मली कहते हैं कि सूरजमुखी है, ये सूरजमुखी पर्सन है। सूरजमुखी नहीं होता, वो एक्ज़ैक्टली फिनाइल-कीटोयूरिया डिज़ीज़ है उसको, जिसका जब म्यूटेशन हुआ और जिसकी वज़ह से ये एंजाइम नहीं बन पाया और उसकी वज़ह से फिनाइल-एलेनिन का पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपको पता है फिर क्या होता है, लाइक पूरा व्हाइटिश हो जाता है, मतलब पूरा फेस व्हाइटिश हो जाता है, जिसको हम सूरजमुखी कहते हैं नॉर्मली। एक्चुअली इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली सूरजमुखी, वो फिनाइल-कीटोयूरिया इसको डिज़ीज़ होती है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने बताया था जेनेटिक्स में बहुत सारे नए-नए टॉपिक हैं बेटा। अभी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, फिर उसके बाद हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन है, ओके, फिर उसके बाद में आपके पेडिग्री एनालिसिस है, बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। आपका जेनेटिक्स तो इवन मैंने अगर देख आपका जो जेनेटिक्स का जो टॉपिक है ना बेटा, इवन इतना तो बीएससी के स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते जितना जेनेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है। इवन जो आपका बोर्ड का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा है आपके भी बोर्ड में, क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं। और जेनेटिक्स क्या है कि इसके अंदर बहुत कुछ नई-नई लॉजिक है और हर बार कुछ नया-नया ऐड होता रहता है। दैट्स व्हाई आपका टॉपिक जेनेटिक्स थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, ये ऐसा मत करना कि पाइल ऑन कर लो टॉपिक्स को, नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी बाद में। इसलिए अभी से शुरुआत से चलते रहिए, आपको आसान होगा समझना। चलिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एग्जैक्टली क्या है? देखिए, यहाँ पे आपका मेंडल डेविएशन पूरा हो गया, ठीक है? ओके, मतलब यहाँ पे जो डोमिनेंसी वाला जो था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के जो आपके जो एक्सेप्शन थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और लाइक आपका प्लियोट्रॉपी, ओके, ये ओवर है। इसके अलावा कुछ और हम देखेंगे एक्सेप्शन, लिंकेज के फॉर्म में, रिकॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी देखेंगे हम एक्सेप्शन, मतलब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में, बट वो हम अलग टॉपिक है, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मेंडल ने जब डिस्कवर किया था लाइक इन 1856 के आसपास, तो उन्होंने क्या देखा था, उनका जो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि उनका जो डिस्कवरी थी, वो बेसिकली उन्होंने जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन उनको जो मिल रहे थे और मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बेस पे उन्होंने अपना डेटा रिप्रेजेंट किया था। ठीक है? उन्होंने कोई लाइक माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं की थी और वैसे उस वक़्त माइक्रोस्कोप इतने डेवलप भी नहीं थे। मेंडल के टाइम में उतने डेवलप भी नहीं थे। तो उनकी जो पूरी स्टडी थी वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था और उनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो उन्होंने सामने दिखाई दिए, उसके बेस में उन्होंने लॉ बनाए और लाइक लॉ बनाए और साथ-साथ कह सकते हो कि उन्होंने बहुत सारे नए-नए एक्सप्रेशन दिए ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज़ वेल एज़ ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। लेकिन क्या था कि जब स्लोली एंड स्लोली जब मेंडल के जो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया कि कुछ फैक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अब माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो उस वक्त ऐसा डीएनए वर्ड था ही नहीं। आज के जो फैक्टर है ना, उनके जो मेंडल के फैक्टर थे वो आज के डीएनए हैं। मेंडल ने जिस वक्त डीएनए को फैक्टर बोला था, मेंडल ने, ओके, और वैसे भी उन्होंने फैक्टर नहीं बोला था। एक्चुअली वो ही बिलोंग फ्रॉम जर्मनी, तो उन्होंने उसको एक वर्ड दिया था एलिमेंटा। ओके, एक्चुअली जो मेंडल थे वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने फैक्टर वर्ड भी नहीं दिया था, उन्होंने वर्ड दिया था एलिमेंटा, कि एलिमेंटा होते हैं, दे ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, देयर इज सम वर्ड एलिमेंटा। आफ्टर सम टाइम उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए एलिमेंटा को फैक्टर बोला गया, बट इट वाज बिफोर द 1900 के पहले की कहानी है, ठीक है? सो मेंडल ने अपना जो वर्क फिर उसके बाद में, सॉरी, पहले पहले समझा देता हूँ आपको। फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे जब इस पे और थोड़ी डिस्कवरी होने लगी, तो फिर जब माइक्रोस्कोप मार्केट में आए, मतलब माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, मतलब आज तो बहुत बड़े लेवल के माइक्रोस्कोप आ चुके हैं। अब तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बहुत अच्छे-अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, अब तो बहुत वैरायटी, अब तो बेस्ट माइक्रोस्कोप हमारे पास में है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप स्लोली ग्रेजुअली डेवलप हो रहे थे, तो उन्होंने देखा, मतलब जो अदर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि जो मेंडल ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर उन्होंने जब उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिवीज़न को, मतलब जो सेल डिवीज़न को जब स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि सेल डिवीज़न जब स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये सारे जो लॉ हैं, वो उनको जीन के फॉर्म में ऑब्ज़र्व नहीं हो रहे, लेकिन क्रोमोसोम पे ऑब्ज़र्व हो रहे हैं। मतलब मेंडल ने जो लॉ दी वो गलत नहीं है, लेकिन मेंडल ने जो लॉ दिए थे वो अपने जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए थे, क्योंकि जीन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है?
लेकिन फिलहाल उन्होंने उसको भी जीन नहीं बोला था, मतलब डीएनए नहीं बोला था, उन्होंने उसको एलिमेंटा या फैक्टर बोला था। तो धीरे 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 वो समझ में आई कि ये जो एक्चुअली जो माइक्रोस्कोप पर स्टडी देख रहे थे, उन्होंने देखा क्रोमोसोमल कुछ वेरिएशंस हो रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जीन को ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन देख रहे हैं कि मेंडल की लॉ भी सही है, मेंडल ने जो बोला वो भी हो रहा है, और हम देख रहे हैं ये क्रोमोसोम में हो रहा है। फिर बाद में लेटर ऑन पता चला कि जो मेंडल ने जो एक्चुअली अपने डीएनए बोलना चाहता था जिसको मेंडल, वो डीएनए आपके क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम के थ्रू डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दैट इज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए मैं समझाता हूँ अच्छे से आपको। Mendel published its work of inheritance in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till the 1900 जो हमने पढ़ा भी है। फर्स्ट कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। आज तो लाइक अगर आप देखेंगे ना, आज के टाइम में तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है, ठीक है। आज के जैसे मुझे कम्युनिकेट करना होता है, जैसे मैं भी पेपर पे बहुत सारे कम्युनिकेट करता हूँ, तो मुझे क्या होता है, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है। बहुत सारे पब्लिशर्स होते हैं, उनकी आप वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे अपना पेपर है वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, और विद इन 10 to 15 डेज आपको रिप्लाई आ जाता है कि सही है कि गलत है, या फिर कोई क्या मॉडिफाइड करना है, रिप्लाई आ जाता है विद इन 10 to 15 डेज के अंदर रिप्लाई आ जाता है। हम लाइक ये तो चलो अभी चेंजेस हुए, 10 साल पहले, इवन 10 साल तो नहीं, मतलब 15 साल पहले क्या था, ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। तो पेपर को आपको प्रिंट लेके उसको लाइक आपको पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ता था पब्लिशर के पास में। अगर आपने मूवी देखी हो, एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी जो आनंद कुमार के ऊपर बेस्ड थी, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसके बेस में उनको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। उन्होंने क्या किया था, पेपर पब्लिश किया और उसको पोस्ट किया, फिर कैलिफोर्निया भेजा था। याद कीजिए वो सीन था ऋतिक रोशन का। तो उन्होंने क्या बताया कि उस पेपर उनका पब्लिश हो गया, इवन द पर्सन इन यूनिवर्सिटी वाज सो मच इन्फ्लुएंस्ड कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो पहले यही मेथड था कि पहले कम्युनिकेशन क्या था, पोस्ट करना पड़ता था। तो कई बार क्या होता, पोस्ट मतलब प्रॉब्लम क्या होता था कि जैसे मैंने पोस्ट किया, वो पोस्ट पहुंचा या नहीं पहुंचा, पहले बात तो वही पता नहीं चलता था। फिर दूसरी बात, कम्युनिकेशन पूरा अगर हुआ, पहुंच भी गया, और अगर उनको पेपर पसंद आया या नहीं आया, कम्युनिकेशन पोस्ट के थ्रू ही होता है। अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो आपको कोई एक्नॉलेज नहीं करेंगे, और अगर पसंद आ गया देन द कम्युनिकेशन विल स्टार्ट थ्रू द पोस्ट। तो इसको होने में कम से कम 6 महीने से ऊपर लगता था। एक अभी भी कह रहा, अगर अभी भी 6 महीने क्या, 2-3 साल लग जाते थे। रियली बता रहा हूँ, 2-3 साल लग जाते थे। जैसे मैंने पेपर अपना सेंड किया, ठीक है, किसी पब्लिशर को, किसी यूनिवर्सिटी में सेंड किया है, किसी अच्छे पब्लिशर को सेंड किया है, किसी बहुत बड़े वाइस चांसलर या डीन को सेंड किया, तो वो पेपर उनके पास पहुंचा, वो स्टडी करेंगे। अगर उनको पसंद नहीं आया तो दे डू नॉट एक्नॉलेज इट कि उनको पसंद नहीं आया, या फिर कुछ एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। अगर पसंद आया, एक्सेप्ट हुआ, देन दे एक्नॉलेज थ्रू द पोस्ट। अब वो पोस्टिंग के थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता है। फिर आपको मॉडिफिकेशन देंगे, फिर आप बताएंगे आपको ऐसा और करिए, हम आप अच्छा करेंगे तो ये करेंगे, मतलब मॉडिफिक सजेशन दिए जाते हैं, वो भी पोस्ट के थ्रू होता है। तो उसको पेपर आज उस वक्त 15 साल पहले भी पेपर को पब्लिश होने में 2-3 साल लग जाते थे। और पोस्ट कम्युनिकेशन है, आप पहुंचा नहीं पहुंचा वही पता नहीं चलता था। अगर उनका एक्सेप्ट हुआ तो ही आपके पास कुछ एक्नॉलेजमेंट आएगा, अदरवाइज कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। इवन आज का जो टाइम है, आज क्या ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन क्या है कि आप उन वेब पब्लिशर की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उनको अपना पेपर उनको सबमिट कर दीजिए, और आपका पेपर उसके रिव्यूअर के पास चला जाएगा। फिर रिव्यूअर उनको रिव्यू करेगा। ओके, रिव्यूअर जो होगा, जो भी लाइक जो एडिटर होगा या रिव्यूअर होगा, वो उनको रिव्यू करेगा। अगर उनका पेपर आपको पसंद भी नहीं आया सो उसके लिए भी वो आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपको पूरा एक्नॉलेज करेंगे। पसंद नहीं आया तो भी आपको एक्नॉलेज करेंगे, अगर आया तो पेपर आपका आगे मूव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आज का सिस्टम तो बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। सेकंड, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, मतलब बताया ना जो कॉन्सेप्ट, जो उसको फैक्टर, जिन्होंने मेंडल ने अपने वर्ड में फैक्टर बोला था, और एक्चुअली मैं बताऊं फैक्टर भी नहीं, एलिमेंटा बोला था। जर्मनी में एलिमेंटा बोला गया था, लेकिन बाद में उसको फैक्टर में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज हर जगह नहीं वैलिड होती, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर बोला गया। एज ए स्टेबल एंड द डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट and pair of allele which did not blend with each other was not accepted by the his contemporaries explanation for apparently continuous variations in the nature। तो उन्होंने जो मेंडल ने बोला था कि जो बेसिकली जो एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट यूनिट होती है, फैक्टर होते हैं जो बेसिकली जो एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, और ये जो जीन होते हैं हमेशा एलील के फॉर्म में होते हैं। ये 3 कंडीशन आपके 3 हो सकते हैं। एलील आपके मतलब जो जीन होते हैं वो एलील, पेयर ऑफ एलील होते हैं। इट मे बी होमोजाइगोटिक, इट मे बी हेटेरोजाइगोटिक। होमोजाइगोटिक होते हैं, या सॉरी 2 ही होते हैं, होमोजाइगोटिक, हेटेरोजाइगोटिक हो सकते हैं, ठीक है। विच डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ, ऐसे ही नहीं कि एक जीन दूसरे जीन के साथ ब्लेंड कर रहा है, नो, ये अलग अलग डिस्क्रीट फैक्टर है।
ऐसा नहीं कि एक जीन दूसरे जीन के साथ ब्लेंड कर रहा है, नो, ये अलग अलग ब्लेंडिंग नहीं करते, कभी भी अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे को कोई भी इंटरफेयर नहीं करते, दैट्स वाई इसको डिस्क्रीट यूनिट बोला जाता है। भैया थोड़ी ना एक जीन दूसरे जीन को इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करते, हर जीन अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। was not accepted by the some like जो उसकी कॉम्पिटिटर्स है, जो कंटेंट लाइक इसके जो कॉन्टेम्परेरीज है, उनको कोई एक्सेप्टेड नहीं किया गया। उन्होंने क्यों, रीजन बहुत थे, क्योंकि तो डार्विन बात चल रहा था उस वक्त, डार्विन के जो उन्होंने थ्योरी दी थी, वो पहली बात तो वही वहाँ पे साइंटिस्ट ने उसके अगेंस्ट ही बहुत कुछ चला रखा था, और मेंडल ने कुछ नया लॉ दे दिया तो समझ से बाहर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। और उन्होंने बोला कि कंटिन्यूस वेरिएशन, उन्होंने बोला कि अपेरेंटली नेचर में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, तो हम कैसे पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को स्टेबल मान लें। तो ऐसा उन्होंने आइडिया दिया, ऐसा उन्होंने मतलब एक रिव्यू दिया अपना। थर्ड, मेंडल का जो लॉ था वो बायोलॉजिकली उन्होंने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे, मैथमेटिकली फॉर्मूलाज को यूज करके किए थे, और उस टाइम बहुत न्यू थे। पहले के टाइम पे बायोलॉजिस्ट इतना मैथमेटिशियन नहीं यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर जैसे मैं बायोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे भी आज अपने रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, आज के टाइम पे तो कंपलसरी है ऑलमोस्ट। फाइनली मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर वर डिस्क्रिमिनेट, मतलब 1900 के बाद में जब फाइनली जो मेंडल के वर्क को सजेस्ट किया गया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे मेंडल जी, 19 उनकी डेथ के बाद में उनके वर्क को क्रेडिट मिला था, पॉस्टमस क्रेडिट मिला था, एंड उन्होंने बोला कि यस ही वाज राइट, जो जीन की बात वो कर रहे थे, मतलब जो फैक्टर की, मतलब फैक्टर में अपने बारे में, मतलब फैक्टर मेंडल के वर्ड थे और जीन हमारे वर्ड है, ठीक है। उसके उस वक्त मेंडल ने जीन वर्ड नहीं दिया था, मेंडल ने तो एलिमेंटा दिया, बाद में उसको फैक्टर में कन्वर्ट किया गया और फैक्टर को आज जीन बोला जाता है। तो इस तरह की हियरार्की है। वो डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल सही था, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट है, एंड ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि मेंडल ने लाइक जो मेंडल ने, क्योंकि उसका फिजिकल प्रूफ नहीं था, क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोप नहीं थे, उन्होंने जीन को, उसका डीएनए के बारे में, जीन के बारे में ऐसा कुछ फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि जीन किसके बने होते हैं। आज पता है जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ था नहीं, उसका एग्जिस्टेंस का प्रॉपर प्रूफ नहीं था। 1900 में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डोवेरिस, कार्ल कॉर्नेस एंड एरिक वॉन टेस्मार्क, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट पे वर्क किया, और उसके बाद में इनहेरिटेंस के करैक्टर को रिजल्ट पे, मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। मतलब तीनों साइंटिस्ट की फोटो आपके पास में, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंट वर्क किया था, 3 डिफरेंट कंट्रीज से, एक हॉलैंड से थे, एक जर्मनी से थे, एक यूएस से थे, ठीक है। सो ये लाइक 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने मेंडल को स्टडी किया। इवन जो वो स्टडी कर रहे थे, जब भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, ये तीनों साइंटिस्ट नहीं जानते थे, जब उन्होंने स्टडी किया, तीनों ने अलग अलग मेंडल के वर्क को स्टडी किया, और जब अपना पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया, जब देखा तीनों के पेपर तो म्यूचुअल मेंडल के लॉ के ऊपर है, जब इन्होंने तीनों मिले एक कॉन्फ्रेंस में, फिर उन्होंने अपने मेंडल के लॉ को समझा कि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट 3 डिफरेंट कंट्री से एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, और जब देखा कि जब मार्केट में इनका पेपर आया, तो भैया एक ही मेंडल के लॉ के ऊपर 3 अलग अलग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि यस राइट, मेंडल वाज राइट, बट उनको हम क्रेडिट नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। Also, by the time, due to the advancement in the microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe the cell division. After some time कि जब मतलब like जब माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए, तो उसके बाद में सेल डिवीजन को प्रॉपर स्टडी किया जा सका। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, माइटोसिस पढ़ा होगा, मियोसिस पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो बेटा पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी सेल डिवीजन जानना। तो माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोमल डिवीजन ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस दैट अपीयर टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर अ सेल डिवीजन। फिर पता चला कि सेल डिवीजन में कोई न्यूक्लियस स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, कोई न्यूक्लियस होता है जो बेसिकली सेल डिवीजन में डिवाइड होता है, डबल होता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, डिवाइड होता है, फिर क्योंकि अब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो उन्होंने इस तरीके से देखा कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस के बारे में उनको पता चला, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम कलर बॉडी बोलते हैं, एक्चुअली क्रोमोसोम कलर बॉडी होती है, ओके। सोम मतलब होता है स्ट्रक्चर, क्रोम मतलब होता है कलर। अगर आप क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे ना, तो क्रोम मतलब होता है आपका, क्रोम मतलब होता है कलर, सोम होता है स्ट्रक्चर, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप कलर कर सकते हो। दैट वर विजुअलाइज्ड बाय द स्टेनिंग, मतलब जब आप इसको स्टेनिंग करते हो, तो स्टेन करने पे आपको कलर दिखाई देते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे, अभी नहीं आप देख पाएंगे क्योंकि अभी के कोर्स में नहीं है, आप कभी जब मेडिकल में जाएंगे या फिर बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, वहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप में दिखाए जाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्रोमोसोम दिखाए जाएंगे। इसको स्टेन किया जाता है, स्टेन करने के बाद में आप उसके क्रोमोटिन की आर्म्स को देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर। सेंट्रोमियर नहीं दिखाई देगा, सेंट्रोमियर वो स्टेन नहीं होता, सिर्फ उसकी आर्म्स सिर्फ स्टेन होती है, वो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। तो एग्जैक्टली जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, तो उन्होंने न्यूक्लियस देखा,
क्योंकि माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट हुआ तो उनको सेल डिवीजन वर्ड आया। सेल डिवीजन में देखा कि न्यूक्लियस होता है जो बेसिकली डिवाइड होता है, ठीक है, और फिर देखा न्यूक्लियस की डिवाइड के साथ साथ क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं, तो उनको एक क्रोमोसोम वर्ड समझ में आ गया कि कुछ क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर जो बेसिकली सेल डिवीजन के बाद में ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सॉरी, Mendel suggested that during the formation of gamete, the pair of alleles separate from each other and 50% of factor random enter into gamete through the meiosis process. Exactly one thing और Mendel ने meiosis process word use नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे meiosis नहीं यूज हुआ था, meiosis का लाइक डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अगर आप ये अगर एक याद रखना, मेंडल की जो लाइन है ये तो सही है, सॉरी ये कहाँ चला गया, जो मेंडल की लाइन है ये लाइन तो सही है, इस लाइन में कोई गलती नहीं है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर की एंड 50% ऑफ फैक्टर रैंडम इनटू द गैमेट्स। लेकिन उन्होंने इसको लेकिन मेंडल को मियोसिस के बारे में नहीं पता था, याद रखना, क्योंकि मियोसिस का डिस्कवरी नहीं होती, मियोसिस को माइक्रोस्कोप से देखा गया था, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर नहीं हुई तो मेंडल जी को क्या पता कि मियोसिस था, ठीक है। तो मेंडल को ये तो मैंने जस्ट बताया कि मियोसिस के थ्रू मियोसिस के थ्रू गैमेट में आपके जो पेयर होते हैं 50% लाइक रैंडमाइज होके वो गैमेट्स के अंदर जाते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि कैपिटल टी था, उसमें लाइक मियोसिस हुआ तो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ही आउट ऑफ द कैपिटल टी, कोई भी कैपिटल टी उस गैमेट में मतलब मूव करेगा, मतलब 50% ऑफ फैक्टर ही केवल रैंडमाइज्ड होते हैं और गैमेट में मूव करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। During the study of use of microbes, it was identified that physical separation of allele could not observe, कि मतलब जब उन्होंने जब माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई, जब माइक्रोस्कोप में देखा गया कि जीन का कोई मतलब एलील का कोई सेपरेशन ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है, कि एलील जैसा कुछ एलील का कोई सेपरेशन ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाए क्योंकि इस वक्त जो माइक्रोस्कोप बने थे वो इतने, क्योंकि अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो बेटा कि जो आप देखते हैं कि जो माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा डेंस नहीं थे, इतने ज़्यादा लाइक ब्राइट और इतने ज़्यादा उनकी रेजोल्यूशन पावर नहीं थी कि वो जीन को देख सकें या एलील को देख सकें, नहीं देख सकते थे। तो उनको कोई ऑब्जर्वेशन दिखा ही नहीं कि कोई ऐसा कोई फिजिकल सेपरेशन एलील का दिखा ही नहीं, क्योंकि एलील क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन होती है और जीन क्रोमोसोम के ऊपर होती है। अब मैक्स टू मैक्स जो आपके उस वक्त जो डेवलप हुए थे बेटा जो माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप में आप सब क्रोमोसोम को देख सकते थे, उसके क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट जीन को नहीं देख सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त इतना लाइक कहने का मतलब है इतना रिजोल्यूशन था ही नहीं। आज भी बेटा डीएनए को हम देख नहीं सकते, डीएनए के सिर्फ बैंड दिखते हैं, डीएनए का भी डबल हेलिक्स नहीं दिखता, डीएनए के सिर्फ बैंड दिखाई देते हैं आज भी, ठीक है। तो इतना पॉसिबल ही नहीं है रिजोल्यूशन जाना कि आपको जीन दिखाई दे जाए। तो अब जब जीन ही दिखाई नहीं दे तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन, फिजिकल सेपरेशन कैसे आपको दिखाई देगा। हाँ, ये सेपरेशन क्रोमोसोम में जरूर दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर, but same behavior was observed in the case of the chromosome, like chromosomes separate from each other during the gamete formation and the further they can assort it independently। जब gamete बनते हैं तो they can be easily move into the gametes। Later on it was identified that factor are present। जब देखा कि भैया क्रोमोसोम की जो आप दोनों ने देखा साइंटिस्ट ने कि जो क्रोमोसोम भी बिल्कुल मेंडल्स के लोग बिल्कुल सही है, इनमें कोई गलती नहीं है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लाइक सेपरेशन और सेग्रीगेशन, ओके, डोमिनेंस, सारे लॉ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो अब देखा कि अब मेंडल जी का समझ में नहीं आया, उन्होंने तो कोई फैक्टर वर्ड दिया था और ये सारे लॉ उनके क्रोमोसोम पे अप्लाई हो रहे हैं। बाद में पता चला कि जब और अच्छे माइक्रोस्कोप आए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, जब देखा गया कि भाई साहब ये जीन तो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये जो फैक्टर बोले थे मेंडल जी ने, ये तो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन क्रोमोसोम की मतलब ये जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे, अब भैया जैसे मान के चलो कि ये क्रोमोसोम है और उसके ऊपर ये जीन है, अगर क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तो साथ साथ जीन भी तो ट्रांसफर होगा, क्योंकि क्रोमोसोम एक व्हीकल है, ठीक है, क्रोमोसोम एक व्हीकल है और उसमें जीन उसके ऊपर एक पैसेंजर है। अगर भैया जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां वहां उसका पैसेंजर जाएगा, ठीक है। चलिए, काफी बड़ा हो गया लेक्चर ना, ये एक छोटा सा मुझे टेबल मिला था, मैं एक्चुअली ये मेंडल के फैक्टर और क्रोमोसोम जिन आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखा सकते हैं इसमें हम। देखिए ये मेंडल के फैक्टर थे और ये क्रोमोसोम की स्टडी थी जो दोनों में बिल्कुल सेम मिली। जैसे कि सबसे पहले मेंडल ने बोला था पेयरिंग, पेयरिंग होती है ना कि एलील के पेयर होते हैं, तो देखिए एक ए
और एक बी, एक मिनट रुकिए, सॉरी नॉट बी नॉट ए। देखिए मेंडल ने सबसे पहले क्या बोला था कि जो जीन होती है बेटा, वो हमेशा जो जीन होती है हमेशा पेयर में होती है, ठीक है, और जो पेयरिंग होती है वो एक दूसरे के एलील होते हैं। जैसे मेंडल के जो फैक्टर थे, मेंडल के तो जीन थे, उन्होंने बोला एक तो ए कोई जीन है और कोई स्मॉल ए जीन है, ठीक है, कैपिटल ए डोमिनेंट है, स्मॉल ए रिसेसिव जीन है, लेकिन होंगे हमेशा ये पेयर में, ठीक है, हमेशा होंगे ये पेयर में, ये मेंडल के अकॉर्डिंग था। अगर आप क्रोमोसोम में आए तो क्रोमोसोम में बिल्कुल बात सही निकली, ये आपका ये जो कैपिटल ए था वो इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, और जो स्मॉल ए था, एक मिनट, वो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ओके, और ये जो कैपिटल ए है, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ कैपिटल ए, कैपिटल ए इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और स्मॉल ए इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। बिल्कुल सही है भैया, मतलब हमने क्या बोला, जीन तो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं ना, तो क्रोमोसोम के की जो पेयरिंग जो बोला था मेंडल जी ने, बिल्कुल सही है। अब उन्होंने बोला सेग्रीगेशन की, जो मियोसिस होता है तो मियोसिस के टाइम पे आप, लेकिन मियोसिस मेंडल जी ने नहीं बोला था, उन्होंने बोला था सेग्रीगेशन होता है कि आपके जो गैमेट होते हैं, मतलब कहने का सॉरी गैमेट नहीं, आपके जो फैक्टर होते हैं, जो जीन होते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, बाद में पता चला वो मियोसिस के थ्रू होते हैं। तो देखिए एक ये आपका एक ये जो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका ये एलील और ये एलील एक दूसरे से अलग अलग हो गए, जब भी तो ये अब ये एक अब ये अब बाद में एक दूसरे ये किसी और गैमेट में जाएगा, ये एक अलग गैमेट में जाएगा। ऐसे ही बोला था ना कि जब सेग्रीगेशन होता है तो ये अलग अलग गैमेट में जाते हैं, तो ये सेग्रीगेशन हो गया। लेकिन क्रोमोसोम में आओ तो बिल्कुल सही है कि जब क्रोमोसोम में देखा कि इसके ऊपर कैपिटल ए है और इसके ऊपर स्मॉल ए है, और जब मियोसिस में आपको पता है मियोसिस के एनाफेज 1 स्टेज होती है, उस एनाफेज 1 ए स्टेज में दोनों क्रोमोसोम आपस में अलग अलग हो जाते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे, दोनों पेयर होंगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगी, वो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट्स के अंदर एंटर करते हैं। मतलब ये जो क्रोमोसोम होगा, ये जो क्रोमोसोम होगा, ये एक अलग गैमेट में एंटर करेगा और ये क्रोमोसोम अलग गैमेट में एंटर करेगा, ठीक है, तो आपके इससे दो गैमेट बन जाते हैं, एक गैमेट ये और एक गैमेट ये, ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, याद रखना। और हमेशा जो पेयर ऑफ एलील होंगे ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगे। होमोलोगस का मतलब क्या है, ध्यान रखना, होमोलोगस एक अलग वर्ड है, एनालोगस अलग वर्ड है। होमोलोगस मतलब द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड out of the pair the one chromosome come from the mother and the second pair come from the like your father। तो हमेशा जैसे कि 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो 23 पेयर होते हैं, तो उस 23 पेयर में से एक पेयर आपका हर एक क्रोमोसोम का, हर एक पेयर में आपके दो क्रोमोसोम होंगे, इसमें से आपका एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा, इसी तरीके से आपके 46 होते हैं जो 23 पेयर के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पेयर के ऊपर उसका एक एलील प्रेजेंट होता है। अब आइए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल जी ने बोला था, मेंडल जी ने बोला कि अब जब गैमेट आपके होते हैं इंडिपेंडेंटली वो किसी भी गैमेट में रैंडमली मूव कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप, जैसे कि आपकी एक जैसे फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, बी, अब ये इंडिपेंडेंटली थोड़ा मूव, अब ये जैसे देखिए ए बी इसी तरीके से, तो अब देखिए, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, कैसे, ए और ये जो था ये रिवर्ट हो गया, मतलब यहाँ ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, तो देखिए बी बन गए, इस तरीके से रिवर्ट हो गया, मतलब देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट मूव कर गए। अभी इंडिपेंडेंट मूव कर गए तो अभी इसे देखिए, इसे क्या बना, इस तरीके से ये एक नया, ये एक तरह का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आया, ये एक तरह का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आया, मतलब पहले क्या था, पहले था ए बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, जो दोनों अब ये क्या था, दोनों होमोजाइगोटिक है, मतलब दोनों में कैपिटल है, ये स्मॉल मतलब ये दोनों रिसेसिव है। लेकिन अब देखिए गैमेट का रैंडमाइजेशन हो गया, गैमेट मतलब जो आपके जो फैक्टर्स थे, जो मतलब जीन थे, जो एलील थे, इन्हें इंडिपेंडेंटली मूव किया, और इंडिपेंडेंट मूव करने के बाद में अब यहाँ देखिए आपका जो पेयर बना है, आप देखिए इसमें कैपिटल ए बी स्मॉल बी हो गया, तो ये बिल्कुल ही हेट्रोजाइगोटिक हो गया, ये स्मॉल है स्मॉल कैपिटल बी हो गया, ये भी हेट्रोजाइगोटिक हो गया। तो मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ पढ़ा था मतलब ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में, वो यहाँ बिल्कुल सही है। अब देखा क्रोमोसोम पे भी वही हो रहा है, क्रोमोसोम में देखिए एक क्रोमोसोम जिसके ऊपर यहाँ कैपिटल ए था और यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल ए, एक मिनट यहाँ होगा नहीं लगता है, चलिए जैसे
यहाँ पे कैपिटल ए था और यहाँ पे स्मॉल ए था। यहाँ पे कैपिटल भी है और यहाँ पे स्मॉल भी है, यहाँ पे स्मॉल भी है। ठीक है, अब इनका, अब जैसे कि मान के चलो कि यह एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लिया कैपिटल बी स्मॉल बी का। अब यहाँ पे देखिए रैंडमाइजेशन हो गया है। रैंडमाइजेशन कैसे, ये अब ये तो सही है अपनी जगह, ये तो सही है, लेकिन इसमें चेंजेस आ गया है। ये कैपिटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से इसमें आ गया, देखिए इस तरीके से हो गया। अब तो ये नया पेयर बन गया, अब ये देखिए नया पेयर बन गया, ए बी और ए बी, ये देखिए नया पेयर बन गया। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जो सारे जो फैक्टर होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम सेपरेट होंगे उसी तरीके से जीन भी सेपरेट होंगे। तो अल्टीमेटली जो मेंडल जी की जो जीन जो कि उनकी जो जीन थ्योरी थी, या कह सकते हो जो जीन थ्योरी, फैक्टर जो थ्योरी थी, मतलब फैक्टर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, वो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के साथ में मैच कर गया। और यही बस साइंटिस्टिक डिस्कवरी थी, इसे ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है। ओके, आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छे से और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए। ओके, हम म्यूसिस को भी थोड़ा देखेंगे कि कैसे म्यूसिस के अंदर आपके एनाफेज में कैसे क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, कैसे गैमेट सेपरेशन होता है। वी विल लुक इन ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, नमस्कार।